नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSE कैंपस में। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी NCERT का चैप्टर 5 यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन इसको समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम से लेकर UPSC तक हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे आसपास है, ये असल में बनी किस चीज से है? हमारा फोन, ये बड़ी बड़ी इमारतें, अरे हमारे खाने का नमक तक, इन सब की जड़ में खनिज ही हैं। सही मायनों में ये पृथ्वी के गर्भ में छिपे वो खजाने हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि खनिज होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि भारत में ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं। इसके बाद हम माइनिंग प्रोसेस और उसके असर को समझेंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो नीतियां बनी हैं और एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है खनिज, पृथ्वी का खजाना। आखिर ये खनिज हैं क्या चीज और इन्हें हम कैसे अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि खनिज एक नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब इंसानों ने इसे नहीं बनाया। इसकी एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन यानी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे लौह अयस्क यानी आयरन ओर से हमेशा लोहा ही मिलेगा और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं खनिजों के क्लासिफिकेशन पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है धात्विक यानी मेटालिक मिनरल्स, जिनमें धातु होती है। अब धात्विक को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है लौह यानी फेरस, जिसमें लोहे का अंश हो जैसे आयरन ओर, और दूसरा अलौह यानी नॉन फेरस, जिसमें लोहा नहीं होता जैसे तांबा या बॉक्साइट। दूसरी कैटेगरी है अधात्विक यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे चूना पत्थर। और तीसरी सबसे जरूरी कैटेगरी है ऊर्जा खनिज यानी एनर्जी मिनरल्स जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो हमें एनर्जी देते हैं। चलिए, धात्विक और अधात्विक खनिजों के बीच का अंतर और साफ कर लेते हैं। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे लोहा या तांबा, वो गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनमें एक चमक होती है। वहीं नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे अभ्रक या चूना पत्थर, इनमें ये गुण नहीं पाए जाते। ये अंतर अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इन उदाहरणों को अच्छे से याद रखिएगा। तो अब जब हम खनिजों के टाइप्स को समझ गए हैं, तो चलिए भारत के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये ज़रूरी रिसोर्सेज आखिर मिलते कहाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की, जिसे हम काला सोना भी कहते हैं। भारत के जो मेजर कोल फील्ड्स हैं वो पेनिनसुला प्लेटो में हैं। झारखंड का झारिया इलाका ये भारत के सबसे बड़े और सबसे रिच कोल फील्ड्स में से एक है। यहाँ का जो कोयला है वो गोंडवाना जियोलॉजी की चट्टानों में मिलता है, जो लाखों साल पुरानी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का कोरबा इलाका थर्मल पावर का एक बड़ा हब है, जहां कोयले से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। अब आते हैं पेट्रोलियम पर। भारत का ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफशोर एरियाज से होता है और इसमें मुंबई हाई सबसे आगे है। ये अरब सागर में है और यहाँ का तेल टर्शरी स्ट्रक्चर वाली चट्टानों से निकाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहां तेल सेडिमेंट्री बेसिन्स में मिलता है। तो इन दोनों जगहों की जियोलॉजिकल बनावट बिल्कुल अलग-अलग हैं, जिसका असर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी पड़ता है। बाकी जरूरी खनिजों की बात करें तो एक बात ध्यान देने वाली है कि ओडिशा आयरन ओर और बॉक्साइट दोनों का ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये चीज उसे इंडिया का एक की मिनरल हब बनाती है। इसी तरह झारखंड सिर्फ लोहे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हाई क्वालिटी अभ्रक यानी माइका के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा, खनिजों को जमीन से निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग यानी खनन कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। माइनिंग के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। जब खनिज जमीन के पास ही होते हैं तो ओपन कास्ट माइनिंग का इस्तेमाल होता है। जब खनिज बहुत ज्यादा गहराई में हो तो सुरंगें बनाकर अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे लिक्विड रिसोर्सेज के लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, माइनिंग हमारी इकोनॉमी का इंजन तो है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे बड़े पैमाने पर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग से निकलने वाली धूल और जहरीली गैसें हवा और पानी दोनों को पल्यूट करती हैं।
झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इल्लीगल माइनिंग ने जमीन को बंजर बना दिया है। और इसका एक ह्यूमन एंगल भी है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से लोकल कम्युनिटीज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। चलिए अब अपना ध्यान खनिजों से हटाकर एनर्जी रिसोर्सेज पर लाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के भविष्य के लिए बहुत ही क्रूशियल है। हम एनर्जी सोर्सेज को दो मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्रोत, जिनका इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और हाइड्रोपावर। ये स्रोत लिमिटेड हैं और इनसे पोल्यूशन भी होता है। दूसरी तरफ है अपारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल स्रोत, जो नए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये रिन्यूएबल होते हैं और काफ़ी हद तक क्लीन भी। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ बढ़ना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। और ये स्लाइड ये भारत की एनर्जी जर्नी की एक शानदार कहानी बताती है। आज भी ग्लोबल कोल प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा लगभग 10% है, जो दिखाता है कि हम पारंपरिक स्रोतों पर कितना निर्भर है। लेकिन असली रोमांचक बात है सोलर एनर्जी के फील्ड में हमारी तरक्की। भारत अब ग्लोबल सोलर पावर जनरेशन में लगभग 5% का हिस्सा रखता है और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। माइनिंग और एनर्जी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई जरूरी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। ये टाइमलाइन भारत की बदलती स्ट्रैटेजी को दिखाती है। 2019 की नेशनल मिनरल पॉलिसी ने माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। 2021 के MMDR अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल कोल माइनिंग की इजाज़त दी। और अब 2023 का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भारत को क्लीन एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनाने का एक बहुत एम्बिशियस प्लान है। इन बड़ी पॉलिसीज के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना PM कुसुम स्कीम के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये सारी पहलें मिलकर भारत के मिनरल और एनर्जी सेक्टर का चेहरा बदल रही हैं। चलिए अब इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं और एग्जाम के नजरिए से कुछ जरूरी सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने मिनरल्स की डेफिनेशन से शुरू किया, फिर भारत के बड़े मिनरल एरिया जैसे झरिया और मुंबई हाई के बारे में पढ़ा। हमने ये भी समझा कि माइनिंग के बहुत गंभीर एनवायरनमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत अब कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से हटकर सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जिससे नई सरकारी पॉलिसीज और बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, तो ये सवाल ये बोर्ड एग्जाम का एक क्लासिक क्वेश्चन है। इसका जवाब लिखने के लिए सबसे पहले दोनों को डिफाइन करें, फिर चमक, कंडक्टिविटी और लचीलेपन जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अंतर बताइए, और आखिर में आयरन ओर और कॉपर जैसे मेटालिक और लाइमस्टोन और माइका जैसे नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक एनालिटिकल सवाल है। उत्तर की शुरुआत में दोनों सोर्सेज को उनकी अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के आधार पर कंपेयर करें। फिर भारत के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की इम्पोर्टेंस पर फोकस करें, जिसमें आप एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। मिनरल्स और एनर्जी हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें निकालने से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है? सस्टेनेबल माइनिंग और क्लीन एनर्जी जैसी सोच शायद इसका जवाब हो सकती हैं। इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर। यही इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।